Now in this revision class, we will discuss about the nuclear fusion, about the nuclear fusion reactor and the safety measure should be taken for the safety of nuclear fusion reactor so that any kind of damage cannot happen. So we will start with the process that is nuclear fission. जैसा मैंने पहले बताया था, न्यूक्लियर फ्यूजन में क्या करते थे, दो चीजों को फ्यूज करते थे, दो न्यूक्लियाई को फ्यूज करके एक हैवी न्यूक्लियाई बनाते थे। इसमें क्या ब्रेक करना है, ब्रेक करने के लिए उसमें हम बम्बार्डमेंट करते हैं। जो हम जो है प्रोडक्ट होगा, जो एटम होगा, उस पर क्या करेंगे, न्यूट्रॉन का बम्बार्डमेंट करेंगे जिससे कि वो न्यूक्लियस दो या दो से ज्यादा न्यूक्लियस में ब्रेक हो जाए और कुछ पार्टिकल भी उसमें से निकलेंगे प्लस न्यूट्रॉन्स निकलेंगे। तो न्यूक्लियर फिजन इज द प्रोसेस ऑफ splitting a heavy nucleus such as uranium or plutonium in two smaller nuclei or nearby the same mass. During this process, the unstable radioactive nucleus is split into two smaller nuclei. Nuclear fission can occur spontaneously in some cases or can be induced by the bombardment on the nucleus with a variety of particles, for example, protons or neutrons or alpha particle or by gamma rays radiation. जो न्यूक्लियर फिजन प्रोसेस होता है, फिजन इज जस्ट अपोजिट ऑफ फ्यूजन। फिजन प्रोसेस में क्या होता है, एक हैवी न्यूक्लियस दो या दो से ज्यादा स्मॉलर न्यूक्लियस में ब्रेक होता है, और जो हैवी न्यूक्लियस है उसका जब हम मास लेंगे और जिन न्यूक्लियस में वो ब्रेक हुआ उनका मास ऐड करेंगे तो दोनों के बीच में जरूर मास डिफरेंस आएगा, दैट इज नोन एज मास डिफेक्ट। और इसमें इस प्रोसेस में भी बहुत सारी एनर्जी रिलीज होती है। तो न्यूक्लियर फिजन कैन अकर स्पॉन्टेनियसली, ये स्पॉन्टेनियसली भी हो सकता है, और सम केसेस में न्यूक्लियर फिजन प्रोसेस करने के लिए हम यूरेनियम या प्लूटोनियम जैसे मटेरियल पे न्यूट्रॉन का बम्बार्डमेंट करते हैं। लाइक न्यूट्रॉन का भी कर सकते हैं, प्रोटॉन का अल्फा पार्टिकल कर सकते हैं, और गामा रेज रेडिएशन के थ्रू भी ये पॉसिबल है। During this fission process, a huge amount of energy is produced, further giving rise a radioactive element as well as the release of many neutrons. तो इस फिजन प्रोसेस में बहुत बड़ी मात्रा में एनर्जी प्रोड्यूस होती है और फर्दर रेडियो एक्टिव एलिमेंट मिलते हैं और न्यूट्रॉन्स भी निकलते हैं। ड्यूरिंग दिस प्रेजेंट प्रोसेस a huge amount of energy is produced, further giving rise to a radioactive element as well as the release of many neutrons. ये जो न्यूट्रॉन निकलते हैं, these neutrons can further induce chain fission reaction in the nucleus of the uranium or plutonium and release more neutrons. तो ये जो बम्बार्डमेंट के बाद जब न्यूक्लियस ब्रेक हुआ, दो या दो से ज्यादा न्यूक्लियस में ब्रेक हुआ, एनर्जी रिलीज हुई, न्यूट्रॉन उसमें से निकला, तो ये जो न्यूट्रॉन्स निकलते हैं इनको फर्दर चेन रिएक्शन के लिए यूटिलाइज होता है। इनको फिर से यूरेनियम या प्लूटोनियम के न्यूक्लियस पे इनसे बम्बार्डमेंट करके फर्दर फिजन प्रोसेस होता है। फिर जो है उसमें से ब्रेक होकर के दो से तीन न्यूक्लियस बनते हैं, एनर्जी रिलीज होती है, न्यूट्रॉन निकलते हैं, फिर जो न्यूट्रॉन निकलेगा उसको फिर फर्दर यूज करते हैं। तो इस तरीके से ये चेन रिएक्शन चलता रहता है। These neutrons can further induce chain fission reaction in the nucleus of the uranium or plutonium and release more neutrons. This can result in an uncontrolled chain reaction till all the starting material is exhausted, where a large amount of energy is also produced. ये chain reaction continuous चलता रहेगा, bombardment से वो न्यूक्लियस ब्रेक होता रहेगा छोटे न्यूक्लियस में और न्यूट्रॉन रिलीज होते रहेंगे, फिर वो न्यूट्रॉन फर्दर फिर न्यूक्लियस को ब्रेक करेंगे। तो इस तरीके से चेन रिएक्शन चलता रहता है जब तक कि शुरुआत में हमें मटेरियल मिला था वो लगभग समाप्त ना हो जाए, और इस प्रकार से बहुत बड़ी मात्रा में लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी is also produced. If such reaction can be controlled in a nuclear reactor,
this chain reaction can be harnessed to meet the electricity need of the society. On the other hand, such uncontrolled chain reaction can lead to the formation of atom bomb which can be devastating. तो ये जो चेन रिएक्शन होता है न्यूक्लियर फिजन का, इसको कंट्रोल वे में यूज करके हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन के लिए न्यूक्लियर पावर प्लांट में न्यूक्लियर फिजन रिएक्टर के में यूज करते हैं। ये चेन रिएक्शन होता है, इसको कंट्रोल करके न्यूट्रॉन्स की स्पीड को कंट्रोल करके चेन रिएक्शन को अपने अकॉर्डिंग कंट्रोल करके हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन के लिए न्यूक्लियर पावर प्लांट में न्यूक्लियर फिजन रिएक्टर के अंदर यूज करते हैं। या जो अनकंट्रोल्ड रिएक्शन होता है इसके इसके वजह से एटम बॉम्ब भी बन सकता है। ऑन द अदर हैंड सच अनकंट्रोल्ड रिएक्शन कैन लेड द फॉर्मेशन ऑफ एटम बॉम्ब व्हिच कैन बी वेरी डिवास्टेटिंग। ये न्यूक्लियर फिजन प्रोसेस से होता है। अब इस डायग्राम में एन अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन का डायग्राम दिया हुआ है। अब यूरेनियम 236 है, इसमें बम्बार्डमेंट हमने किया मान लीजिए नाइट्रोजन का, तो ये क्या हुआ, ये ब्रेक हुआ बेरियम और क्रिप्टॉन में, क्रोमियम में, क्रिप्टॉन में ब्रेक हुआ और ये ब्रेक होकर के देखिए फिर 56 बेरियम 144 Kr 36 89 ये तो मिला ही, साथ में एनर्जी रिलीज हुई और फर्दर न्यूट्रॉन रिलीज हुए। जो आप सर्किल छोटे छोटे सर्किल देख रहे हैं दैट इज नथिंग बट न्यूट्रॉन। तो फिर ये न्यूट्रॉन फर्दर यूटिलाइज हो रहे हैं यूरेनियम और को ब्रेक करने के लिए। फिर ये यूरेनियम एलिमेंट ब्रेक होंगे जिससे सीजियम मिल रहा है, मीडियम मिल रहा है, नीचे स्ट्रेंथियम मिल रहा है, जिनॉन मिल रहा है। ये तो ब्रेक होकर के अलग अलग न्यूक्लियस, छोटे छोटे न्यूक्लियस में फर्दर मिल ही रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ एनर्जी रिलीज हो रही है और न्यूट्रॉन रिलीज हो रहे हैं। जो न्यूट्रॉन प्रोड्यूस हो रहे हैं वो फर्दर आगे वो ब्रेक करने के काम में आ रहे हैं। न्यूक्लियर चेन रिएक्शन इस न्यूट्रॉन के थ्रू ही होता रहेगा, बार बार न्यूट्रॉन निकलते रहेंगे, मटेरियल चेंज होते रहेंगे, ब्रेक होकर अब सीजियम है, सीजियम फिर ब्रेक हो जाएगा, रुबिडियम फिर ब्रेक हो जाएगा, स्ट्रेंथियम ब्रेक हो जाएगा, यूरेनियम फिर ब्रेक होगा। तो इस तरीके से अलग अलग एलिमेंट हमें मिलते रहेंगे, लेकिन साथ ही साथ हमें एनर्जी मिलती रहेगी और न्यूट्रॉन इस ब्रेक होने से निकलते रहेंगे, जैसे कि वो फर्दर यूटिलाइज होते रहेंगे फर्दर एलिमेंट्स को ब्रेक करने के लिए। बेसिक्स ऑफ न्यूक्लियर फिजन ये डायग्राम में समझाया हुआ है। व्हेन ए nuclear fission reaction takes place, the neutrons breaks the target nucleus into further smaller products. These fission products are nearly equal to half the original mass. ठीक, दो में हिस्से में होता है, नियरली होता है, एक्चुअल ऑलमोस्ट इक्वल नहीं होता है। टू और थ्री न्यूट्रॉन्स आर आल्सो एमिटेड। तो जब एक न्यूक्लियस को हम ब्रेक करेंगे तो दो न्यूक्लियस में वो ब्रेक होगा जिसका मास लगभग इससे ब्रेक हुआ उसके आसपास होगा, एग्जैक्टली उतना नहीं होगा क्योंकि मास डिफेक्ट होता है, और वो 2 से 3 न्यूट्रॉन भी उसमें से निकलते हैं। अब न्यूक्लियर फिजन रिएक्टर, अब इस न्यूक्लियर फिजन प्रोसेस को हम न्यूक्लियर फिजन रिएक्टर में यूज करके न्यूक्लियर पावर प्लांट में इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन करते हैं। तो न्यूक्लियर फिजन रिएक्टर में क्या होता क्या है? न्यूक्लियर फिजन रिएक्टर जो है किसी भी न्यूक्लियर पावर प्लांट का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। इसमें न्यूक्लियर फिजन प्रोसेस से न्यूक्लियर चेन रिएक्शन चलते रहते हैं, जिससे कि लगातार एनर्जी प्रोड्यूस होती रहती है, और ये हीट एनर्जी जो प्रोड्यूस होती है उससे हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। और किसी भी रिएक्टर का जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो चेन रिएक्शन से जो प्रोड्यूस होती है हीट एनर्जी, उसको मेंटेन रखना, उसको बनाए रखना और कंट्रोल रखना सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। कि किसी भी न्यूक्लियर रिएक्टर में चेन रिएक्शन है, उससे जो हीट प्रोड्यूस हो रही है, उससे जो एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, उसको मेंटेन रखना और उसको कंट्रोल रखना। और यूरेनियम को हम जो है न्यूक्लियर ईंधन की तरह, न्यूक्लियर फ्यूल की तरह रिएक्टर्स में
इस्तेमाल करते हैं। यूरेनियम को सिरेमिक पैलेट से ट्रीट करते हैं और इनको मेटल ट्यूब्स के में हम सील करके तब इस्तेमाल करते हैं। A nuclear reactor is the most important part of a nuclear power plant. This is the place where nuclear chain reaction occurs that produce energy by fission. The heat thus produced can be used to produce electricity. The main purpose of reactor is to contain and control energy release. सबसे मुख्य कार्य है न्यूक्लियर रिएक्टर का, वो जो एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है उसको कंटेन और कंट्रोल, उसको उसको कंटेन मतलब बनाए रखना, कंटिन्यूअस बनाए रखना और कंट्रोल वे में बनाए रखना। तो यूरेनियम इज यूज्ड एज अ न्यूक्लियर, यूरेनियम हम न्यूक्लियर फ्यूल रिएक्टर में एज ए फ्यूल यूज करते हैं। और यूरेनियम इज ट्रीटेड विद अ सेरामिक पैलेट, दे आर सील्ड इन द फॉर्म ऑफ, यूरेनियम हम डायरेक्टली ऐसे यूज नहीं कर लेते हैं, यूरेनियम को हम जो है सिरेमिक पैलेट से ट्रीट करते हैं और इसको मेटल में सील कर लेते हैं। जनरली अबाउट 200 सच रॉड्स आर असेंबल्ड टुगेदर टू फॉर्म ए फ्यूल। तो इस तरीके से यूरेनियम के ट्रीट करके जो रॉड बनाते हैं, ये करीब 200 रॉड की असेंबली हम बनाते हैं। इसे हम कहते हैं फ्यूल रॉड। तो फ्यूल रॉड, तो 200 फ्यूल रॉड करीब बना लेते हैं और उसको असेंबल करते हैं, जिसे हम फ्यूल असेंबली कहते हैं। तो लगभग इस प्रकार के 200 रॉड मिलाकर हम फ्यूल असेंबली बनाते हैं। अब ये डायग्राम दिया हुआ है, ये कंटेनमेंट स्ट्रक्चर है। कंटेनमेंट कंटेनमेंट स्ट्रक्चर जो दिया हुआ है, देखिए वाटर पंप है, यहाँ पे कंट्रोल रॉड्स हैं। तो जो भी न्यूक्लियर रिएक्टर से एनर्जी प्रोड्यूस होगी, उसके हीट से जो पानी आएगा उसको हम वेपराइज करेंगे। हमारा मेन पर्पस होता है कि हम स्टीम कैसे प्रोड्यूस करें। तो जो हीट हम प्रोड्यूस करेंगे न्यूक्लियर फ्यूल के थ्रू, उस ये बगल में पावर प्लांट के बगल में ही हमारे वाटर रिसोर्सेज होंगे, ठीक है। तो उस वाटर रिसोर्सेज से पानी जो आएगा, उसको जो कंट्रोल रॉड्स यूज करके न्यूक्लियर फिजन रिएक्टर में जो हीट प्रोड्यूस होगी, उस हीट से उस पानी का वेपोराइजेशन होगा, उसको स्टीम में कन्वर्ट करेंगे और स्टीम को कन्वर्ट करके टरबाइन में ट्रांसफर करेंगे। टरबाइन में जब वो हाई प्रेशर सुपर हीटेड स्टीम जाएगी तो टरबाइन के ब्लेड्स रोटेट होंगे। डायग्राम में देखिए एकदम स्पष्ट बना हुआ है। और उससे कनेक्टेड हमारा इलेक्ट्रिक जनरेटर है, जहां पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। और वो एग्जॉस्टेड स्टीम जो है वो हमारी कंडेंसर में आ जाएगी। एग्जॉस्टेड स्टीम जब कंडेंसर में आएगी तो कंडेंसर को कनेक्ट करके रखेंगे कूलिंग टावर से। कूलिंग टावर से कनेक्शन रहेगा तो वो ठंडा पानी से, कूलिंग टावर में जो ठंडा पानी है उससे वो कंडेंस होता रहेगा, ठंडा हो करके वापस वो फिर से जो है हमारा पानी वेपोराइजेशन प्रोसेस के लिए फिर से चला जाएगा। और कंट्रोल रॉड यूटिलाइज करके जो हम न्यूक्लियर फिजन रिएक्टर के थ्रू स्टीम जनरेट कर रहे हैं, वो स्टीम से फिर से वेपोराइजेशन होगा। तो इससे क्या होता है, हमें सुपर हीटेड बहुत ज्यादा टेम्परेचर पे हमें मिलता है, जिससे कि इफिशियंसी बहुत बढ़ जाती है। तो हमें हाई प्रेशर सुपर हीटेड स्टीम मिलती है। द फ्यूल रॉड्स आर dipped in water in the reactor, which functions as both a coolant and moderator। जो फ्यूल रॉड है, जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हैं, तो फ्यूल रॉड को रिएक्टर में पानी में डिप करके रखते हैं। ये पानी होता है ड्यूटेरियम पेरोक्साइड D2O। ये फ्यूल रॉड को रिएक्टर में पानी में रखते हैं, वो होता है हमारा D2O। ये जो है कूलेंट का भी काम करता है और मॉडरेटर दोनों काम करता है। कूलेंट मतलब ठंडा करने के लिए जो मटेरियल यूज करते हैं उसको बोलते हैं कूलेंट। और मॉडरेटर मतलब होता है कि किसी चीज को स्लो डाउन करना। तो ये क्या करता है, प्रोसेस को स्लो डाउन भी करता है और इसको ठंडा करके रखता है, ठीक है। तो मॉडरेटर का मेन फंक्शन होता है न्यूट्रॉन्स को स्लो डाउन करना और चेन रिएक्शन को कंट्रोल करना। ये जो मॉडरेटर है, ये बेसिकली न्यूट्रॉन्स को
कंट्रोल करके रखता है, चेन रिएक्शन को कंट्रोल रख के रखता है। द जॉब ऑफ द मॉडरेटर इज टू स्लो डाउन द न्यूट्रॉन्स प्रोड्यूस्ड बाय fission टू कंट्रोल द चेन reaction. Now, control rods may be immersed in a reactor core to reduce the reaction rate or pulled out to increase the same. तो रिएक्टर कोर में जो कंट्रोल रॉड्स लगाई जा सकती हैं जो रिएक्शन रेट को कम करती हैं, ठीक। कंट्रोल रॉड्स में बी immersed in रिएक्टर कोर टू रिड्यूस द रिएक्शन रेट। कंट्रोल रॉड जो है रिएक्टर कोर में लगाई जाती है रिएक्शन को कंट्रोल करने के लिए, और इन्हें अगर बाहर निकाल देंगे तो ये उसको इंक्रीज कर देगा। एट द सेम टाइम इन्हें बाहर खींच लेने पर ये जो है रिएक्शन रेट बढ़ जाएगा। कंट्रोल रॉड लगाने से क्या है, रिएक्शन रेट कंट्रोल रहता है, लेकिन अगर कंट्रोल रॉड को बाहर निकाल लेंगे तो रिएक्शन रेट बढ़ जाता है। The heat produced by such reactions convert the water into steam. अब इस तरीके से जो हमें न्यूक्लियर एनर्जी के थ्रू जो हीट प्रोड्यूस हुई उससे हम पानी को स्टीम में कन्वर्ट करते हैं, which further converted into कार्बन फ्री इलेक्ट्रिसिटी। और ये प्रोसेस आप बार बार पढ़ चुके हैं कि किस तरीके से फिर इलेक्ट्रिसिटी स्टीम से प्रोड्यूस होती है। एक बार सुपर हीटेड हाई प्रेशर स्टीम मिल गई, टरबाइन में गई, तो फिर इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन होता है। तो द हीट produced by such reactions converts the water into steam, which further converted into carbon free electricity by the help of turbines. Now, the advantage of nuclear fission. तो क्लीन अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी है क्योंकि इससे कोई पोल्यूशन नहीं हो रहा है। न्यूक्लियर फिजन ये हम जल्दी जल्दी पढ़ दे रहे हैं क्योंकि आगे और भी हमें चीजें रिवाइज करनी है। एंड न्यूक्लियर फिजन इज वन ऑफ द मोस्ट रिसर्च एंड वेल नोन टॉपिक्स ऑफ न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी। दिस हैज बीन यूटिलाइज्ड एज अ वेरी क्लीन अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी। इट विल नॉट बी hyperbole if we tell it as the एनर्जी सोर्स ऑफ द फ्यूचर। मतलब कि ये कोई बहुत अतिशयोक्ति नहीं होगा और कहा जाए कि ये भविष्य में यूज होने वाला एनर्जी सोर्स सबसे बड़ा एनर्जी सोर्स है। दिस टेक्नोलॉजी इज नाउ अचीविंग परफेक्शन एंड एक्सीलेंस and emerging at a very fast pace compared to other alternative sources of energy. Second advantage is fulfill the needs of the present and future generation. An enormous amount of energy is produced by the process of nuclear fission, which can be utilized to fulfill the needs of next generation high-tech cities and industry. As this is very rapid reaction, energy can be produced depending on the requirement with greater reliability. जैसा कि हमें पता है कि न्यूक्लियर एनर्जी से, न्यूक्लियर फ्यूल से हम enormous बहुत बड़ी मात्रा में एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन यूटिलाइज करके न्यूक्लियर फिजन रिएक्टर को न्यूक्लियर पावर प्लांट में हम इतनी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं कि हम करंट जनरेशन और आने वाली जनरेशन में भी अच्छी तरीके से बिजली की आपूर्ति कर सकते हैं। थर्ड इज रिड्यूस हीट फ्रॉम ग्रीन हाउस गैसेस प्रोडक्शन। दिस इज कंप्लीटली पोल्यूशन फ्री एनर्जी in contrast to fossil fuel which causes serious damage to the environment. Nuclear fission produces energy without releasing greenhouse gases into the atmosphere, which reduces the effect of global warming and even help fight pollution. तो न्यूक्लियर फिजन में प्रोसेस जो हम यूज करते हैं इसमें चूंकि हमारा पावर जनरेशन में कहीं पर भी किसी तरह के फ्यूल का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, तो इस वजह से दिस टाइप ऑफ एनर्जी इज टोटली पोल्यूशन फ्री। कोई भी कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ग्रीन हाउस गैसेस का उत्सर्जन इस प्रोसेस में नहीं होता है। फोर्थ इज एक्सट्रीमली लो ऑपरेशन कॉस्ट। तो जो फर्स्ट टाइम इन्वेस्टमेंट होता है न्यूक्लियर पावर प्लांट का वो सबसे ज्यादा होता है। अदरवाइज जो रनिंग कॉस्ट है, डे टू डे वर्किंग जो न्यूक्लियर पावर प्लांट की होती है वो काफी कम होती है। The cost of operation is very low once the nuclear power plant is commissioned. The cost in operation are only the payment of worker to run the plant and the cost of the raw materials required. Now the disadvantage, demerits of nuclear fission reaction: higher risk of radiation exposure.
The radiation emitted during the fission reaction is extremely harmful to humans and animals. The workers who are exposed while working at nuclear power plants are at great risk. Radiation poisoning, cancer and other disease associated with radiation. तो अगर इसके रेडिएशन जरा सा भी हो गया और इसका एक्सपोजर हो गया किसी भी इंसान या जानवर को, तो उसके लिए ये बहुत ही ज्यादा नुकसानदेह है, जान भी जा सकती है या बहुत तरीके से स्किन या कैंसर रिलेटेड डिजीज हो सकती हैं। Second is high vulnerability. So high vulnerability is a potential risk that is involved in nuclear power plant. The enormous energy produced in fission reaction can be utilized to create nuclear weapons. Any small accident at a nuclear plant can cause huge damage, affecting the lives of millions. क्योंकि इसकी vulnerability बहुत ज़्यादा होती है, तो ये बहुत ही risky होता है, क्योंकि इसी energy को utilize करके हम nuclear bomb, nuclear weapons बनाते हैं, तो इससे बहुत से लोगों की जान को खतरा हो सकता है। थर्ड इज रेडियो एक्टिव कंटेमिनेंट रिस्क। तो रेडियो एक्टिव कंटेमिनेशन मीन्स होता है कि जो है एक तरीके का मिलावट, प्रदूषण हो जाता है, इम्प्योरिटीज आ जाती है। तो जैसे कि आसपास अगर कोई पीने का पानी या इस तरह की चीजें हैं, नदी वगैरह है जहाँ पे हमारा पावर प्लांट है, और अगर कुछ भी हमें इसमें चार्जेस वगैरह हो गए, तो या वेस्ट को हमने कायदे से डंप नहीं किया, तो वाटर कंटेमिनेशन होने के बहुत सारे चांसेस रहते हैं। द वेस्ट दैट इज रिलीज फ्रॉम ए न्यूक्लियर पावर प्लांट is highly radioactive and harmful for all living beings. There are high chances of water contamination from these plants, which can cause serious disease and death in living beings. जब हम क्या करते हैं, जब हमारे काम लायक फ्यूल नहीं रह जाता है, तब भी उसमें चेन रिएक्शन चलते रहते हैं, क्यों कई साल तक चलते रहते हैं। तो उसको जब डंप करते हैं तब भी उसमें बहुत सारा यूरेनियम होता है और चेन रिएक्शन चल रहे होते हैं। तो आसपास अगर पीने के पानी कहीं से ये डिस्चार्ज हो गया और पानी में मिल गया, तो वो हम लोग की जिंदगी के लिए बहुत ही खतरनाक है। फोर्थ वन इज हाई कॉस्ट ऑफ प्लांट कमीशनिंग। टू बिल्ड a nuclear power plant requires a huge investment, and this is due to the latest technologies and safety measures that are required to run it properly. जैसा मैंने आपको पहले बताया था कि रनिंग कॉस्ट तो इसकी बहुत कम है, लेकिन इनिशियल कॉस्ट है, जो प्लांट कमीशन जब हो रहा होता है, तो एट द टाइम ऑफ कमीशनिंग द प्लांट इट कॉस्ट रिक्वायर्ड very large amount of investment. Build a nuclear power plant requires a huge investment, and this is due to the latest technologies and safety measures that are required to run it properly. Now, this is the end of the nuclear fission reactor. Now, the next topic is safety of nuclear reactor. मैं सेफ्टी ऑफ न्यूक्लियर रिएक्टर आपको बता दे रहा हूँ, और न्यूक्लियर फ्यूल लाइफ साइकिल आप पढ़ लीजिएगा, क्योंकि न्यूक्लियर फ्यूल लाइफ साइकिल में पढ़ना है कि हम फ्यूल कहाँ से मिलता है, फिर उसकी कैसे सफाई करते हैं, सफाई करके कैसे उसकी बिलिंग करते हैं, बिलिंग के बाद जो हमें प्रोडक्ट मिलता है उसको कैसे यूटिलाइज करते हैं, फिर रीयूटिलाइज करते हैं, और 2 से 3 बार वो रीयूटिलाइज करने के बाद जो हमारे काम लायक नहीं रहता तो वो वेस्ट हो जाता है, तो फिर उसको कैसे डंप करते हैं। न्यूक्लियर फ्यूल लाइफ साइकिल आप पढ़ लीजिएगा डिटेल में। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सेफ्टी ऑफ न्यूक्लियर रिएक्टर इज मोर इम्पोर्टेंट। वी आर गोइंग टू डिस्कस दिस टॉपिक, दैट इज सेफ्टी ऑफ न्यूक्लियर रिएक्टर। So a reactor protection system is designed to immediately terminate the nuclear reaction. Nuclear protection system इस तरीके से डिजाइन किया जाता है कि अगर हम इमीडिएटली इसको टर्मिनेट करना चाहें, रोकना चाहें, तो रोक सके, क्योंकि हमें पता है कि चेन रिएक्शन बहुत ही खतरनाक होता है। तो किसी भी रिएक्टर का प्रोटेक्शन सिस्टम है उसको इस तरह से डिजाइन करते हैं कि न्यूक्लियर रिएक्शन तुरंत बंद किया जा सके, इमीडिएटली टर्मिनेट हो सके, तुरंत बंद किया जा सके। बाय ब्रेकिंग द न्यूक्लियर चेन रिएक्शन द सोर्स ऑफ हीट इज एलिमिनेटेड। तो उससे क्या होगा, न्यूक्लियर चेन रिएक्शन को रोक देने पर हीट जो है वो खत्म हो जाएगी।
All nuclear plants have some form of reaction protection system. तो जितने भी न्यूक्लियर प्लांट होते हैं उन सब में किसी ना किसी तरह का न्यूक्लियर प्रोटेक्शन सिस्टम जरूर होता है। ठीक। न्यूक्लियर रिएक्टर के कोर में जो डीके जो ऊष्मा या अन्य साधनों से रिमूव किया जा सकता है, सभी न्यूक्लियर पावर प्लांट में रिएक्शन जरूरी है। तो इसमें सबसे पहले जो हम यूज करते हैं वो यूज करते हैं कंट्रोल रॉड्स। फर्स्ट मेजर वी टेक इन फॉर द सेफ्टी ऑफ न्यूक्लियर फिजन रिएक्टर इज कंट्रोल रॉड्स। कंट्रोल रॉड जैसे हम न्यूक्लियर फिजन रिएक्टर पढ़ रहे थे तो हमने पढ़ा कि किस तरीके से हम कंट्रोल रॉड को यूटिलाइज करते हैं। सेम चीज इज हियर, कंट्रोल रॉड जो है उससे क्या करते हैं, रिएक्टर कोर में तेजी के साथ इंसर्ट करते हैं, जिससे क्या करता है वो न्यूट्रॉन्स को एब्जॉर्ब कर लेता है और न्यूक्लियर रिएक्शन जो है बड़ी फास्ट स्पीड के साथ उसको हम स्टॉप कर सकते हैं, उसको हम रोक सकते हैं। कंट्रोल रॉड्स आर ए सीरीज ऑफ रॉड्स that can be quickly inserted into the reactor core to absorb neutrons and rapidly terminate the nuclear reaction. कंट्रोल रॉड को तेजी से जब इंसर्ट करेंगे तो क्या करेगा, न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब कर लेगा और न्यूक्लियर रिएक्शन को वहीं पे टर्मिनेट कर देगा। They are typically composed of actinides, lanthanides, transition metals and boron in various alloys, structural backing such as steel. In addition to being neutron absorbent, the alloys used also are required to have at least a low coefficient of thermal expansion so that they do not jam under high temperature, and they have to be self-lubricating metal or on metal because at the temperature experienced by nuclear reactor, coarse oil lubrication fall too quickly. तो होता क्या है, कंट्रोल रॉड में रिएक्टर कोर में से तेजी के साथ इंसर्ट करते हैं तो क्या करता है, न्यूट्रॉन्स को एब्जॉर्ब कर लेता है और न्यूक्लियर रिएक्शन बड़ी फास्ट स्पीड के साथ हम रोक सकते हैं। कंट्रोल रॉड्स जो है बेसिकली एक्टिनाइड, लैंथेनाइड और ट्रांजिशन मेटल या बहुत सारी मिक्स मेटल्स का बना होता है। न्यूट्रॉन्स को एब्जॉर्ब करने से ये एडवांटेज मिलता है कि एलॉय जो मिश्र धातु है उनका कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन बहुत कम होता है और वो हाई टेम्परेचर पर जाम नहीं होते हैं। ठीक। अब इसमें जो नेक्स्ट पार्ट है वो है एसेंशियल सर्विस वाटर सिस्टम। तो एसेंशियल सर्विस वाटर सिस्टम में क्या होता है, द एसेंशियल सर्विस water system ESWS circulates the water that cools the plant's heat exchangers and other components before dissipating the heat into environment. Essential service water system क्या करता है, ये पानी को सर्कुलेट करता है जिससे कि प्लांट के हीट एक्सचेंजर्स ठंडे रहते हैं और हीट एटमॉस्फेयर में नहीं निकल पाती है, ऊष्मा वातावरण में रिलीज नहीं हो पाती है। In locations without a large body of water in which to dissipate the heat, water is recirculated via a cooling tower. ऐसी जगह है जहां पर पानी का कोई बड़ा स्रोत नहीं है, ऐसी जगह हमारा पावर प्लांट लगा हुआ है जहां पे नदी वगैरह नहीं है, वहां पर हीट ऑब्जॉर्ब करने के लिए कूलिंग टावर का उपयोग करते हैं। बाहर से पानी ला करके कूलिंग टावर में स्टोरेज करके रखते हैं, उससे हम एसेंशियल वाटर सिस्टम में उसको यूटिलाइज करते हैं। नेक्स्ट इज इमरजेंसी कोर कूलिंग सिस्टम। नेक्स्ट पार्ट होता है, ये भी एक सेफ्टी मेजर है, इमरजेंसी कोर कूलिंग सिस्टम। तो इसमें पहला होता है हाई प्रेशर कूलेंट इंजेक्शन सिस्टम, HPCI लगा होता है। तो द हाई प्रेशर कूलेंट इंजेक्शन सिस्टम consists of a pump or pumps that have sufficient pressure to inject coolant into the reactor vessel while it is pressurized. तो इस सिस्टम में ये पंप या बहुत सारे पंप से मिलकर ये बना होता है, इसमें सफिशिएंट प्रेशर होता है जिस वजह से कूलेंट को रिएक्टर में इंजेक्ट किया जाता है। It is designed to monitor the level of coolant in the reactor vessel and
automatically inject coolant when the level drops below a threshold. तो जब यह एक निश्चित लेवल से कम होता है तब ऑटोमेटिकली कूलेंट इंजेक्ट हो जाता है। तो इसमें करते क्या है बेसिकली, ये जो इमरजेंसी कोर कूलिंग सिस्टम में, ये हाई प्रेशर कांस्टेंट इंजेक्शन सिस्टम में ये पंप या बहुत सारे पंप से मिलकर बनाता है, जिसमें कि सफिशिएंट प्रेशर होता है जिससे कूलेंट को रिएक्टर में इंजेक्ट करते हैं। और इसका डिजाइनिंग इस तरीके का होता है कि रिएक्टर को में कूलेंट के लेवल को हम मॉनिटर कर सकें, और जब वह एक निश्चित लेवल से कम हो जाए तब ऑटोमेटिकली कूलेंट को इंजेक्ट कर देते हैं, जिससे कि वापस ठंडक बनी रहे। और किसी भी रिएक्टर में जनरली क्या होता है, ये फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस होता है। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस की सबसे पहले हम यही काम करते हैं। जरा सा कोई प्रॉब्लम हुई तो हम क्या करेंगे, कूलेंट को इंजेक्ट कर देंगे जिससे कि वहां का तापमान ठंडा बना रहे। सेकंड इज ऑटोमेटिक डिप्रेशराइजेशन सिस्टम। जो सेकंड सिस्टम होता है वो ऑटोमेटिक डिप्रेशराइजेशन सिस्टम है। द ऑटोमेटिक डिप्रेशराइजेशन सिस्टम ADS consists of a series of valves which open to vent steam several feet under the surface of a large pool of liquid water directly into the primary। ये हम जल्दी से आपको समझा देते हैं, ज्यादा डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है। ऑटोमेटिक डिप्रेशन सिस्टम में क्या होता है कि कई वाल्व से मिलकर ये बना होता है, जिससे होकर स्टीम कई फीट नीचे, पानी का एक बहुत बड़ा सा पूल होता है, उसमें कई फीट नीचे जो है स्टीम जाती है। और जो प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर्स जिसमें बहुत अधिक आइस कंडेंसर कंटेमिनेंट्स होते हैं, उनमें सिस्टम के वाल्व को पायलट ऑपरेटेड रिलीज वाल्व कहते हैं। नेक्स्ट इज लो प्रेशर कूलेंट इंजेक्शन सिस्टम। तो लो प्रेशर कूलेंट इंजेक्शन सिस्टम में LPCI consists of a pump or pumps that inject coolant into the reactor vessel once it has been depressurized। ये हो गया। Next is core spray system। This system uses spur gears। spur gears होता है pipes fitted with an array or many small spray nozzles। एक पाइप होता है, उसमें बहुत सारे, एक पाइप होगा या कई पाइप होगा, उसके ऊपर जो है बहुत सारे एक तरीके के स्प्रे नोजल्स लगे रहते हैं, उन्हें बोलते हैं स्पर गियर्स। तो दिस सिस्टम यूजेस स्पर गियर्स within the reactor pressure vessels to spray water directly onto fuel rods suppressing the generation of steam। तो इसमें क्या करते हैं, कोर स्प्रे सिस्टम में ये पाइप्स, बहुत सारे पाइप्स के ऊपर जो नोजल लगे रहते हैं उस पर बना रहता है, स्प्रे नोजल्स फिट होते हैं। इसमें पानी को हम क्या करते हैं, सीधे फ्यूल रॉड्स पर स्प्रे कर देते हैं। सीधे हम जो है कोर स्प्रे सिस्टम में क्या करते हैं, पानी को सीधे स्प्रे कर देते हैं रॉड्स पे। नेक्स्ट इज कंटेनमेंट स्प्रे सिस्टम। तो जो कंटेनमेंट स्प्रे सिस्टम है, दिस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ a series of pump and spare gears that spray coolant into the upper portion of the primary containment structure. It is designed to condense the steam into liquid within the primary containment structure in order to prevent overpressure and over temperature। तो ये सिस्टम क्या करता है, स्टीम टरबाइन द्वारा, नहीं, कंटेनमेंट स्प्रे सिस्टम में कंटेनमेंट ये भी क्या है कि दिस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ए सीरीज ऑफ पंप एंड स्पेयर गियर। ये भी बहुत सारे पंप से मिलकर बना होता है लाइक कोर स्प्रे सिस्टम। तो इसका प्राइमरी कंटेनमेंट स्ट्रक्चर का जो अपर पोर्शन होता है उसको ठंडा करने के लिए इसको यूज करते हैं, कूलेंट को स्प्रे करते हैं। जो प्राइमरी कंटेनमेंट स्ट्रक्चर होता है उसका ऊपरी भाग को ठंडा करने के लिए इसमें स्प्रे करते हैं। इससे क्या होगा कि जो स्टीम है वो कंडेंस होकर ठंडी होकर के लिक्विड में आ जाएगी, और इससे ओवर प्रेशर को और इसके वजह से होने वाले लीकेज को रोक सकते हैं। जो प्रेशर बहुत ज्यादा क्रिएट नहीं हो पाएगा और लीकेज नहीं हो पाएगा। कंटेनमेंट स्प्रे सिस्टम को यूज करके हम अपर पोर्शन, जो कंटेनमेंट स्ट्रक्चर है उसके अपर पोर्शन पे करते हैं, जहाँ पे हम स्टीम प्रोड्यूस कर रहे होते हैं जहां से। तो
इसको जब आप ऊपरी पोर्शन पे स्प्रे करेंगे तो स्टीम को हम कंट्रोल कर लेंगे, उसको ठंडा करके पानी में कन्वर्ट कर देंगे और लीकेज नहीं होने पाएगा। हाई प्रेशर की वजह से लीकेज होने की संभावना रहती है, उस लीकेज को कंट्रोल करेंगे। नेक्स्ट इज आइसोलेशन कूलिंग सिस्टम। तो ये सिस्टम एक स्टीम टरबाइन द्वारा चलता है और इसमें पर्याप्त मात्रा में पानी उपलब्ध कराता है जिससे रिएक्टर को ठंडा किया जा सके। ये उन रिएक्टर बिल्डिंग में यूज किया जाता है जो कंट्रोल और टरबाइन बिल्डिंग से अलग होते हैं। ठीक, so this system is often driven by a steam turbine provide enough water to safely cool the reactor if the reactor building is isolated from the control and turbine building। इसके बाद इमरजेंसी इलेक्ट्रिकल सिस्टम है। तो इसमें मैंने बताया था इमरजेंसी ये तो चलता ही है डीजल इंजन से। इसके बाद उसके बाद डीजल जनरेटर से, और दो तीन तरीके के इसमें होते हैं। मैं जल्दी से पढ़ देता हूँ, बहुत आसान है ये वाला पोर्शन। इमरजेंसी इलेक्ट्रिकल सिस्टम अंडर नॉर्मल कंडीशन न्यूक्लियर पावर प्लांट रिसीव पावर फ्रॉम जनरेटर। नॉर्मल कंडीशन में जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है उनको इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर से दी जाती है। However, during an accident, a plant may lose access to this power supply and thus may be required to generate its own power supply, its emergency system। तो कई बार किसी एक्सीडेंट की वजह से अगर बिजली का लॉस हो गया, लाइट चली गई, तो उसके लिए बैकअप के लिए इमरजेंसी सिस्टम रखा जाता है। These electrical systems usually consist of diesel generator and system बैटरीज। तो जो बैकअप में पावर सप्लाई के लिए सिस्टम रखते हैं उसमें होता है डीजल जनरेटर और बैटरीज। सभी लोग डीजल जनरेटर जानते हैं। डीजल जनरेटर आर एम्प्लॉयड टू पावर द साइट ड्यूरिंग इमरजेंसी सिचुएशन। दे आर यूजुअली सीज्ड सच दैट अ सिंगल वन कैन प्रोवाइड ऑल द रिक्वायर्ड पावर फॉर द फैसिलिटी टू शट डाउन ड्यूरिंग एन इमरजेंसी। ठीक, और इसमें होता है मोटर जनरेटर फ्लाईव्हील। क्या होता है कि जैसे ही बिजली गई और हमने जनरेटर या बैटरी से इलेक्ट्रिसिटी दी, तो इन बिटवीन थोड़ी देर का जो टाइम स्पैन होता है उसमें अफेक्टेड ना हो, तो उसके लिए मोटर जनरेटर फ्लाई व्हील का उपयोग किया जाता है। लॉस ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर कैन अकर suddenly and can damage or undermine equipment। To prevent damage, motor generators can be tied or to flywheels that can provide uninterrupted electrical power supply to equipment for a brief period. For a brief period, often they are used to provide electrical power until the plant electrical supply can be switched to the batteries and or diesel generators। जैसे ही लाइट गई और हमें जब तक सप्लाई मिले डीजल जनरेटर या बैटरी से, इन बिटवीन जो मोटर जनरेटर फ्लाई व्हील से कनेक्टेड रहता है उसकी वजह से जो डैमेज या मोटर जनरेटर डैमेज या वो होने की संभावना रहती है उसको रोका जा सकता है। टू प्रिवेंट डैमेज, मोटर जनरेटर जो होता है उसको हम फ्लाई व्हील से कनेक्ट करके रखते हैं। मोटर जनरेटर कैन बी टाइड टू फ्लाई व्हील that can provide uninterrupted electrical power to equipment for a brief period।